आपके साथ दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं ऐलान जंग और इस वक्त मैं संसद में मौजूद हूँ। इसी संसद में कल स्मोक बम कांड हुआ और संसद कांड को लेकर देश का सियासी पारा गर्म है। गर्म सियासत के बीच में पुलिस की जांच लगातार चल रही है, जांच की जा रही है आखिर ये कैसे हुआ, आरोपी गिरफ्तार कब होंगे, ये सवाल बना हुआ है। हालांकि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक फरार है जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, ललित झा, जिसकी तलाश तेज है। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। संसद कांड की साजिश आज से नहीं, करीब 1.5 साल से रची जा रही थी। ये बात भी सामने आई। 2 बार संसद की रेकी की गई थी। ये बड़ी खबर इसी बीच बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई। बड़ी खबर इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई है। 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। चारों आरोपियों को लेकर पहुंची पुलिस कोर्ट में। पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी हुई है। ये बड़ी खबर, लगातार जांच इस पूरे मामले की चल रही है। और जब पेशी के लिए ले जाए गए सभी आरोपी, तो उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी हुई है। एक आरोपी फरार है जो कि मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, ललित झा। संसद कांड के 24 घंटों से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस कांड की पूरी गुत्थी सुलझी नहीं है। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की जांच से ये मालूम चला है कि सभी आरोपी भगत सिंह फैन क्लब नाम के सोशल मीडिया पेज से जुड़े थे। सभी आरोपी 1.5 साल पहले मैसूर में मिले और जब दूसरी बार मिले तब इन्होंने संसद कांड का प्लान बनाया। आरोपी अमोल, नीलम, सागर शर्मा और मनोरंजन को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया। मनोरंजन ने बजट सत्र के दौरान मार्च के महीने में रेकी की। फिर जुलाई में सागर ने संसद भवन की रेकी की। रेकी में पता चला कि जूते की जांच ठीक से नहीं होती। 10 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली पहुंचे। 10 दिसंबर की रात को सभी गुरुग्राम में विक्की के घर पहुंचे। ललित झा भी रात को गुरुग्राम में सबसे मिला। सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि संसद कांड का मास्टरमाइंड ललित झा है और इस कांड के पीछे एक बड़ी साजिश है, जिसका खुलासा ललित झा की गिरफ्तारी के बाद ही होगा। सूत्रों की माने तो ललित झा ने ही 13 दिसंबर की तारीख तय की थी। तय प्लान के मुताबिक ही आरोपी संसद के भीतर जूते में कलर स्प्रे छिपाकर ले गए और संसद के भीतर पहुंचकर 2 आरोपियों ने बवाल मचा दिया। बाकी 2 आरोपी बाहर ही मौजूद थे। कलर वाला पटाखा महाराष्ट्र से अमोल लेकर आया था। 13 दिसंबर की सुबह 9 बजे आरोपियों ने सांसद के पीए से पास कलेक्ट किया। इसके बाद सभी आरोपी इंडिया गेट पर मिले और सभी को कलर वाला कैंडल बांटा गया। इसके बाद करीब 12 बजे का वक्त था जब आरोपी संसद भवन में दाखिल हुए। 1:01 पर संसद में घटना को अंजाम दिया गया। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मास्टरमाइंड ललित झा संसद के बाहर मौजूद था और घटना का वीडियो बना रहा था। उसका एक स्क्रीनशॉट भी सामने आया है, जिसमें वो किसी को वीडियो भेजकर जानकारी साझा कर रहा है। ललित झा ने ही कलर अटैक का वीडियो अपने मोबाइल पर शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। घटना को अंजाम देने से पहले ललित ने चारों आरोपियों का मोबाइल फोन अपने पास रख लिया था और हंगामा होते देख मौके से फरार हो गया था। पुलिस को शक है कि इन मोबाइल में इस घटना से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं, जिन्हें ललित झा मिटाने की कोशिश कर सकता है। 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। बड़ी खबर संसद कांड के फरार मुख्य आरोपी ललित झा को लेकर है। पुलिस की तलाश लगातार जारी और एबीपी न्यूज के पास जानकारी ये है कि ललित झा की आखिरी लोकेशन राजस्थान में मिली है और वहां पुलिस की रेड लगातार जारी है। ललित झा वेस्ट बंगाल की एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है, वहां भी जांच पड़ताल की जा रही है और हमारे 2 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जैन के पास चलेंगे जो इस कांड की जांच पर पैनी नजर लगातार बनाए हुए हैं। ललित झा के बारे में और क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में उनसे जानकारी लेंगे और साथ ही अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे और जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में अभिषेक से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वरुण, आप ही का रुख करते हुए ललित के बारे में क्या जानकारी अभी हासिल हुई है, क्योंकि इस पूरे ही घटनाक्रम के पीछे का मकसद क्या था वो तभी साफ हो पाएगा जब ललित की गिरफ्तारी होगी, वहां तक पुलिस पहुंचेगी। देखिए, मैं आपसे
इस सवाल का जवाब देने से पहले चंद सेकंड लूंगा। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं। चारों आरोपियों को अब से कुछ ही मिनट पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। अदालत के सामने रिमांड एप्लीकेशन रखी है, उनकी रिमांड मांगी है। अभी ये जानकारी बाहर नहीं साफ हो पाई है कि कितने दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन पुलिस अब इन चारों की रिमांड लेगी और उसके बाद इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करेगी। जैसा हमने पहले ही बताया कि ललित झा इसके अंदर मेन कॉन्स्पिरेटर है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है, क्योंकि ललित ही वो शख्स है जिसने इस तारीख की 13 दिसंबर को इस तरीके का ये कांड करना है, ये तारीख भी उसी ने तय की थी। चारों आरोपियों के लगातार संपर्क में था, उसी ने पूरी इस प्लानिंग को रचा था। यहाँ तक कि जो चारों आरोपी हैं उनके मोबाइल भी उसने पार्लियामेंट के बाहर अपने पास ही रख लिए थे। पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, मोबाइल के अंदर जो बेहद महत्वपूर्ण एविडेंस होते हैं वो उसको भी डिलीट कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पुलिस की कई टीमें लगातार ललित झा की तलाश कर रही है, क्योंकि ललित झा अभी तक वो सेंटर पॉइंट है जो इन चारों को ऑपरेट कर रहा था। लेकिन ललित झा के पीछे किसका माइंड है, उसी से पूरी कॉन्स्पिरेसी अनर्थ होगी और उसी के लिए पुलिस अभी ललित झा की तलाश कर रही है। लेकिन सूत्रों ने इतनी जानकारी दी है कि ललित झा एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था और उसने इस वारदात के ठीक बाद जो मोबाइल वीडियो बनाया था इस घटनाक्रम का, उसे एक अपने जानकार के पास भेजा था। तो आखिरकार उसे ये वीडियो क्यों भेजा? क्या उस जानकार शख्स को भी पहले इस बात की जानकारी थी? आखिरकार ये एनजीओ कौन है, किस तरह की फंडिंग होती है, किस तरह की आइडियोलॉजी है? ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस जानना चाहती है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ललित झा की गिरफ्तारी। उसके लिए तो टीमें काम कर ही रही है। साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट में अब सुनवाई शुरू हो गई है। कुछ देर बाद इन चारों आरोपियों की पुलिस को जब रिमांड मिलेगी तब इनसे भी आगे पूछताछ की जाएगी, आमने सामने बैठाया जाएगा और उसके बाद ही पूरी कॉन्स्पिरेसी अनर्थ होगी। ठीक है वरुण, ठीक है। और जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। चारों को कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर सुनवाई हो रही है, आप ये बता रहे हैं। लेकिन संसद की सुरक्षा को लेकर राजनीति भी लगातार जारी है। विपक्ष गृह मंत्री से जवाब के साथ ही इस्तीफे की भी लगातार पेशकश कर रहा है, मांग कर रहा है और संसद के दोनों सदनों में इस मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा से 14 विपक्षी सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा से टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को भी पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। संसद की सुरक्षा का मुद्दा 24 घंटे बाद भी दोनों सदनों में सुलगता रहा। आज सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने जमकर नारेबाजी की। कल लोकसभा से स्मॉग बम की जो तस्वीरें सामने आई, उससे कोई बड़ी अनहोनी तो नहीं हुई, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा पर बड़े सवाल जरूर खड़े हो गए और अब विपक्ष सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, जब इंडिया गठबंधन के नेता संसद भवन में स्थित राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में जुटे और सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सरकार को राष्ट्रपति की चौखट तक ले जाने की रणनीति बनाई। और महज आधे घंटे बाद विपक्ष की रणनीति संसद के दोनों सदनों में नजर आई। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला लोकसभा में पहुंचे तो विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। अध्यक्ष जी, मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। अरे जब सदन की सुरक्षा ना दे पाते तो देश की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? इतने बड़े घटना घटी है, ना आप तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, ना होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है। मतलब इनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है लगता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शंका प्रकाश करना चाहिए था, दुख जताना चाहिए था और क्या क्या कदम उठाना जरूरी इस विषय पे उनकी तरफ से कोई बयान आना चाहिए थी। सरकार की तरफ से लोकसभा में मोर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाला। कल की घटना की निंदा की और सांसदों को विजिटर पास के बारे में सावधानी बरतने की नसीहत भी दी। ने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने इसके तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिनको भी हम पास देते हैं
ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। लोकसभा की तरह ही विपक्ष की रणनीति राज्यसभा में भी आक्रामक रही। विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर बहस की मांग की। इस दौरान टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन सदन की वेल में पहुंच गए। Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. सभापति जगदीप धनखड़ की आपत्ति के बावजूद जब डेरेक ओब्रायन नहीं माने तो कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में उन्हें पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। Derek O'Brien is hereby named. संसद में विपक्ष सरकार के खिलाफ सुरक्षा का मुद्दा उछाल रहा, लेकिन संसद के बाहर आरोपियों के बचाव में अजीबोगरीब दलील पेश की जा रही। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है, विफलता से निराश है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार इसको सिर्फ कानून व्यवस्था या माने संसद भवन के सुरक्षा में चूक का मामला नहीं समझे, बल्कि ये देखे कि देश में जो युवा है, नौजवान है, वो किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। अगर उस फ्रस्ट्रेशन के कारणों को दूर नहीं किया गया तो संभव है कि आगे चल के ये जो असंतोष है वो दूसरा रूप ले ले। इसलिए हम कहेंगे कि सुरक्षा का जो चूक है उसकी जांच पड़ताल हो। वहीं दूसरी तरफ संसद की सुरक्षा में सेंध की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है और कल की चूक के बाद आज संसद परिसर में सुरक्षा और बढ़ी नजर आई। तो संसद में सेंधमारी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो सरकार कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दे रही है। और इसी पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, संसद की सुरक्षा में चूक ने विपक्ष को नया हथियार दे दिया है, ये लग रहा है। विपक्ष की रणनीति पर सरकार का क्या रुख आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, 2 लेयर पर जो हमें जानकारी है, 2 लेयर पर सरकार काम कर रही है। पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी जो लैप्सेस हैं उनके मद्देनजर कुछ एक्शन लिए गए। जो आपने जिक्र किया कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने 8 जो सिक्योरिटी पर्सन को सस्पेंड किया है। फ्रिस्किंग का इशू है, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि फ्रिस्किंग जिस तरह से की गई और ये गैस कनेक्टर लेके दाखिल हो गए, उसके बाद 3 लेयर की सिक्योरिटी ब्रीच की गई है। तो बाकायदा जो डीजी CISF हैं उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाएगी, वो जांच कर रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन पॉलिटिकल जिस तरह से वार किया जा रहा सरकार के ऊपर, सरकार की कवायद है कि एक तो ये डिटेल्ड इसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी पब्लिक डोमेन में रखी जाए, ताकि ये क्लियर हो कि आखिरकार ये जो हुआ है इसकी असली कहानी है क्या। और दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको भी काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, ये बताते हुए कि किसान आंदोलन और जो अल्ट्रा लेफ्ट विचारधारा है, जिस विचारधारा से प्रभावित ये युवा थे, उस विचारधारा को भी हाईलाइट करने की कोशिश सरकार की ओर से है। जबकि विपक्ष की कोशिश है कि वो मजबूर करे कि सरकार इस मामले पर अपनी लैप्स स्वीकार करे और होम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड इस पर बयान दे। दीपा, बिल्कुल। और जवाबदेही को लेकर अभिषेक बार बार ये सवाल किया जा रहा है, जरा मैं आप ये समझाएं दर्शकों को कि जो विजिटर आते हैं वो दर्शक दीर्घा तक पहुंचने के लिए उनकी मुश्किल कितनी आसान है या फिर राह कितनी मुश्किल है, कैसे कैसे चेकिंग होती है, किस तरीके से जांच पड़ताल के बाद उनको आगे दर्शक दीर्घा तक पहुँचाया जाता है या फिर वहाँ पर वो जाते हैं, कितना मुश्किल है ये बीच का रास्ता? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है दीपा, देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ ये संसद सामने आपको दिख रही है, नई संसद जो बनी हुई है, और इतनी बड़ी तादाद होती है। सबसे अहम बात होती है कि ये जो उनकी संख्या होती है, जिस बड़ी संख्या में वो आते हैं, उस संख्या में आने के बाद और उनको पास मिलने के बाद जो फ्रिस्किंग का टाइम होता है, वो एक बड़ा चैलेंज है कि उस टाइम में आप कितनी फ्रिस्किंग कर सकते हैं। और जैसा कि ये क्लियर हुआ कि इन्होंने बजट सेशन में आकर के ये देख लिया था कि जूते की फ्रिस्किंग नहीं हो रही है और उसके अंदर
वो ये स्मोक स्टिक लेकर के जा सकते हैं, वो एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद 3 लेयर की सिक्योरिटी। सबसे हैरानी की बात ये है कि जो दर्शक दीर्घा होती है वहां तक पहुंचने से पहले 3 लेयर की सिक्योरिटी होती, उसको ब्रीच करके ये वहां पर पहुंच गए हैं। ये एक और बड़ी बात है। और एक जो बात होती है कि सबसे जो अहम बात है कि जो भी एमपी ये लिख करके देता है, जो साइन करता है, उसमें डिक्लेरेशन होता है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। तो जब ये डिक्लेरेशन है कि वो पर्सनली जानता है, तो आखिरकार इस तरह के एलिमेंट कैसे दाखिल हो गए, ये भी एक बड़ा और इसीलिए विपक्ष हमलावर है अभिषेक। और इस खबर पर जो भी अपडेट आगे होगा उसके लिए आपका रुख करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, और वरुण आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जिन आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई उनको ये बड़ी खबर है कि पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। कोर्ट की तरफ से 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, ये बड़ी खबर। अब इन सभी से पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से इन्होंने पूरी प्लानिंग की, क्या इनकी साजिश थी, मोटिव क्या था, किस मकसद के साथ ये पहुंचे हुए थे। इसके बारे में सवाल जवाब किए जाएंगे, इनसे अब पूछताछ होगी। बड़ी खबर है, पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड में इनको भेजा है, बड़ी खबर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, लोकसभा से 13 सांसद ही सस्पेंड हुए हैं। मंत्री ने कहा कि देखिए 14 सांसदों को निलंबित करने की बात थी, लेकिन एक सांसद के नाम को लेकर विवाद हो रहा था। अब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 13 सांसदों को ही सस्पेंड किया गया है। एक सांसद वेल में नहीं थे, लेकिन स्पीकर ने उनका भी नाम लिया। संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर यह कहा जा रहा है, इस वक्त ये बड़ी खबर है कि उनका नाम हटा दिया गया है। अब 13 सांसद जिनको सस्पेंड किया गया है। पहले 14 नाम सामने आ रहे थे, लेकिन ये कहा गया कि स्पीकर की तरफ से जो नाम आगे दिया गया वो सांसद वेल में मौजूद नहीं थे, इसलिए उनका नाम हटा दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला, और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज बात ऐतिहासिक फैसले की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अहम फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में एएसआई का सर्वे होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से सदियों पुराना विवाद सुलझ सकता है। एक तरफ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और दूसरी तरफ शाही ईदगाह मस्जिद। मथुरा में स्थित मंदिर और मस्जिद का सदियों पुराना विवाद कानूनी रास्ते से अंजाम तक पहुंचता दिख रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराने का आदेश सुनाया। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। हिंदू पक्ष का दावा है कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के हिस्से को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। हिंदू पक्ष लंबे समय से मस्जिद के सर्वे की मांग कर रहा था, जिसे आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ये तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है उसकी भी जांच का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का भी ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे होगा। एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में विवादित परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति और सर्वे की तारीख पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल 16 नवंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितने हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना बहुत जरूरी है। मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य न बताकर खारिज करने की मांग कर रहा था, जबकि हिंदू पक्ष सर्वे के जरिए सच सामने लाने की मांग कर रहा था। दरअसल पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना है।
2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष ने ईदगाह मस्जिद हटाकर जमीन को हिंदू पक्ष को देने की मांग की है। 1968 में इस जमीन को लेकर हुए समझौते को रद्द करने की मांग भी की गई है। माना जाता है मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़वाया और वहीं पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया। आज कोर्ट ने फैसला किया है। मैं मानता हूं कि सत्य और न्याय के पक्ष का ये फैसला है। मैं अपेक्षा करूंगा कि दोनों पक्ष इसमें सहयोग करेंगे और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि इस सर्वे से यह साबित होना संभव होगा कि यह ईदगाह एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है और इस स्थान का मूल चरित्र अभी भी मंदिर का ही है। ये तो सत्य है ना कि इस देश में जो आक्रांताएं उन्होंने बहुसंख्यक समाज के लोगों के जो पूज्य और उपासना स्थल थे उनको तोड़ा है, तो उसी के लिए ये सारी कार्रवाई हो रही है और मुझे लगता है अल्पसंख्यक समाज भी इसमें सहयोग देगा। इसी साल ज्ञानवापी में सर्वे का आदेश दिया गया और साल के आखिर में कृष्ण जन्मभूमि में भी सर्वे को हरी झंडी मिल गई। अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये जो नारा है अब अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव कमान संभालते ही एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मोहन यादव ने अपने पहले ही फैसले में लाउड स्पीकर और मांस पर नकेल कसी है, तो विपक्ष मोहन यादव के इन फैसलों पर सवाल खड़े कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मोहन यादव ने जिस पहले आदेश पर दस्तखत किया, उस आदेश को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद जो दो बड़े फैसले लिए गए, उनमें पहला है धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को कंट्रोल करना। दूसरा आदेश खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने का है। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए। मैंने सभी धार्मिक स्थल की बात कही। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहले से गाइडलाइंस है। सरकार ने इसका सख्ती से पालन करने को कहा है। इसके तहत कुल 4 कैटेगरी है। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन की ध्वनि सीमा 75 डेसिबल, रात की 70। कमर्शियल एरिया में दिन की सीमा 65, रात की 55। रिहायशी इलाके में दिन की सीमा 55 डेसिबल और रात की 45। शांत इलाकों में दिन की सीमा 50 और रात की सीमा 40 डेसिबल है। नई सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के मामलों की जांच के लिए उड़न दस्तों का गठन किया है। जहां से भी शिकायत मिलेगी उड़न दस्ते वहां पहुंचेंगे। साथ ही इन उड़न दस्तों से कहा गया है कि धार्मिक स्थलों का औचक निरीक्षण भी करें। बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए सख्ती से एक्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है खुले में मांस बिक्री का, वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अब व्यापक स्तर पर सरकार ने जो कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और मंदिरों के आसपास जितनी भी मीट मांस मछली की दुकानें हैं, ये भी हटाने के जो निर्देश दिए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। ये कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ ही भोपाल के मुस्लिम नेता भी नए मुख्यमंत्री के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि बात विकास की होनी चाहिए, न कि विवाद की। उनको कुछ इंटरव्यू देना चाहिए, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा से देना चाहिए। विकास के बारे में बात करते सब जो पिछड़ा हुआ विकास हम अच्छा करेंगे। जो महिलाएं कई जगहों पे बसें फ्री करी हैं उसके बारे में करते, स्कूल कॉलेज के लिए करते। देखिए ये तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निकलवाने का नहीं है सुप्रीम कोर्ट का आदेश।
लेकिन एक रेंज बनी है, उन्हें 40% आवाज़ रहे, ये परसेंट रहे। ये तो अपने आप को हाईलाइट होने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। किसानों पे दिया होता, महंगाई पे दिया होता तो हम स्वागत करते। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में विकास नहीं, दुर्भावना चलेगी और आदेश कोई नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मैंने भी अध्ययन करा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम मुख्यमंत्री ने किया। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया पर नए सीएम के दोनों फैसलों को सराहा है। मोहन यादव की छवि हिंदुत्ववादी नेता की मानी जाती है। मुख्यमंत्री ने अपने शुरुआती फैसलों में इसकी झलक दिखा भी दी है। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं। बीजेपी को लगता है कि मुख्यमंत्री की छवि से पार्टी को चुनाव में फायदा होगा। बात महाकाल की, उज्जैन से ही विधायक मोहन यादव सीएम बने हैं, लेकिन एक बात की चर्चा ये होने लगी है कि क्या घर में 5 साल तक नहीं विश्राम कर पाएंगे मोहन यादव। इसको लेकर चर्चा के क्या महाकाल के शहर में रात्रि विश्राम का रहस्य है। देखिए विक्रम सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव महाकाल की पूजा कर रहे हैं। सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पहली बार महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं। बुधवार की दोपहर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने गृह शहर जाकर महाकाल की पूजा की, भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और फिर भोपाल लौट गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस दौरे की चर्चा उज्जैन से लेकर भोपाल तक हो रही है और ये चर्चा हो क्यों रही है उसके बारे में आगे बताएंगे। पहले जानिए महाकाल के शहर से मुख्यमंत्री का रिश्ता क्या है। मोहन यादव इसी उज्जैन शहर की उज्जैन दक्षिणी सीट से विधायक हैं। तीसरी बार यहां से चुनाव जीतकर पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बुधवार की दोपहर मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली और फिर शपथ ग्रहण समारोह के बाद करीब 3:30 बजे उज्जैन पहुंच गए। महाकाल मंदिर में मुख्यमंत्री काफी जल्दबाजी में थे और चश्मदीद बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने जल्दी में पूजा की और जल्दी में वहां से भोपाल के लिए निकल गए। बताया गया कि कैबिनेट बैठक में शामिल होना था, इसलिए मुख्यमंत्री जल्दी रवाना हो गए। अब राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो चर्चा दूसरी है और चर्चा इस बात की है कि कोई भी मुख्यमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताता और ये परंपरा सालों से चली आ रही है। इसी की पड़ताल के लिए निकले हैं एबीपी न्यूज के रिपोर्टर विक्रम सिंह। धार्मिक नगरी उज्जैन में कोई भी मुख्यमंत्री रात को नहीं ठहरता है। अब ऐसी स्थिति में जब तक मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव कार्य करेंगे तब तक क्या उन्हें उज्जैन से वनवास काटना पड़ेगा। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है और मान्यता है कि एक शहर में 2 राजा रात नहीं बिताते। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी इंद्र नारायण से हमारे रिपोर्टर विक्रम ने बात की और जाना कि सीएम मोहन यादव क्या उज्जैन में अब रात नहीं बिताएंगे। इनके महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं। पंडित जी, जो महाकालेश्वर मंदिर में जो मुख्यमंत्री को लेकर क्या नियम है यहाँ पर? ऐसा है कि जो भी राजा की कुर्सी पे बैठता है, जो राजा बन जाता है, अभी प्रदेश के राजा मोहन यादव जी बने हैं, तो रात में कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ नहीं रुकता है। कितने वर्षों से आप ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ रात नहीं रुकते? वर्षों हो गए देखते देखते हमको यहाँ पे। पहले राजमाता सिंधिया भी आती थी तो वहाँ कालियादह महल सिटी के बाहर रुकती थी। तो उनको मोहन यादव जी को भी सिटी के बाहर रुकना पड़ा? बिल्कुल सिटी के बाहर।
कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण महाकाल एक ही राजा है अवंतिका का, इस राजा के अलावा कोई राजा ठहर नहीं सकता है। दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए मोरारजी देसाई और कर्नाटक के सीएम रहते हुए येदियुरप्पा ने यहाँ रात बिताई तो दोनों की कुर्सी चली गई। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में मोहन यादव 5 साल तक यहाँ रात नहीं बिता पाएंगे। बने मोहन यादव जी, वो उज्जैन के रहने वाले, तो रात यहाँ रुक सकते हो? क्यों नहीं रुक सकते, वो यहाँ के नागरिक है, यहीं पैदा हुए, यहीं सब जन्म हुआ उनका, तो यहाँ रह सकते हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो राजा जो है बने हैं, वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो बात मान्य है। बाकी जो उनका स्थानीय यहाँ पे निवास है तो वो यहाँ रह सकते हैं। फिलहाल पुजारियों की राय बटी हुई दिख रही है। अब देखना ये होगा कि मोहन यादव अपने शहर में रात बिताते हैं या नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें उज्जैन से है, जो कि सीएम सिटी है। वहां खुले में मांसाहार बेचने वालों के खिलाफ एक्शन की मुनादी कर दी गई है। और एबीपी न्यूज के रिपोर्टर विक्रम सिंह ने खबर ये दी है, जानकारी दी कि शहर में लाउडस्पीकर से नगर निगम अनाउंसमेंट कर रहा है कि खुले में अवैध तरीके से मांस ना बेचे जाएं। देखिए, सीएम सिटी में कार्रवाई की चेतावनी के साथ प्रचार किया जा रहा है। इस तरीके से वहां पर लोगों को आगाह किया जा रहा है। बताया कुछ समय पश्चात निगम प्रशासन द्वारा आपके लाइसेंस चेक किए जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के नए नवेले सीएम एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, सुपर एक्टिव हो चुके हैं। ताज़ा और बड़ी खबर यह है कि मोहन राज में पहला बुलडोजर वाला एक्शन वहां पर हुआ है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान फारूक राइन नाम के शख्स ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर तलवार से हमला करके उसका हाथ काट दिया था। और इस पूरे मामले में भोपाल कलेक्टर ने आरोपी फारूक राइन पर NSA की कार्रवाई की थी। और अब देखिए, वहां पर इस तरीके से बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है।